नमस्ते दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 4 यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। पिछले चैप्टर में हमने देखा था चैप्टर नंबर 3 में कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे मिलता है यूटिलिटी एनालिसिस के थ्रू, और यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में पूरी की पूरी हमने डीप स्टडी करी। यूटिल्स क्या होता है, यूटिलिटी क्या होता है, कितने तरीके से नापी जा सकती है, एक्सेट्रा। तो चलिए देखते हैं इंडिफरेंस कर्व क्या है और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे मिल सकता है। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है कि आईसी एनालिसिस यानी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस यूटिलिटी एनालिसिस से कैसे डिफरेंट है, यानी कि मेजर डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्या है। देखिए, डिफरेंस तो वैसे बहुत सारे हैं, इसलिए क्योंकि ये पूरी ही तरह से अलग है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। लेकिन मेजर डिफरेंस ये है कि यूटिलिटी एनालिसिस बेस्ड है इस अजम्पशन पे कि जो यूटिलिटी है वो कार्डिनली मेजर हो सकती है, यानी न्यूमेरिकली मेजर हो सकती है, जबकि आईसी एनालिसिस बेस्ड है ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी पे, यानी कि ये कहती है कि केवल रैंक किया जा सकता है यूटिलिटी को, यूनिट्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। आगे एजम्पशन लेकिन इसके भी कुछ हैं, जैसे यूटिलिटी एनालिसिस के चलते हमने कुछ चीज़ें एज्यूम करके रखी थी, वैसे यहाँ पे भी हमें कई चीज़ें एज्यूम करनी पड़ेंगी। पहला कि इनकम ऑफ कंज्यूमर जो है वो गिवन है और चेंज नहीं होती है पूरे एनालिसिस के दौरान या पूरे इक्विलिब्रियम फाइंडिंग्स के चलते। जो कंज्यूमर की इनकम है वो हमें दी हुई है और वो नहीं बदल रही, सेम रह रही, कांस्टेंट रह रही। दूसरा, the consumer spends his income on such goods which can be substituted for each other like apples or oranges। हाँ, सही बात है। देखिए, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करेंगे कि दो गुड्स को लेके चलेंगे इस एनालिसिस के थ्रू। जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक पहुंचना चाहेंगे तो हम दो गुड्स को लेके चलेंगे, उनके कई सारे कॉम्बिनेशन बनाएंगे, वो सारे ही कॉम्बिनेशन जिससे कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तक पहुंच सकता है। अब एक कॉम्बिनेशन से दूसरे कॉम्बिनेशन में क्या फ़र्क होगा कि भाई कोई एक आइटम जो दो में से है वो बढ़ेगा और दूसरा घटेगा, यही तो होगा। यही पॉसिबिलिटी है किन्हीं दो गुड्स में अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने की, जिन सारे ही कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो, ठीक। तो इसीलिए ये हम मान के चलते हैं कि वो गुड्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, जैसे कि एप्पल्स और ऑरेंजेस। अब कोई कहे कि टी और कॉफ़ी तो सब्स्टिट्यूट हो सकता है, कोई कहे कि टी और पेट्रोल, तो क्या ये हो सकता है ऐसा? नहीं, ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते। पेट्रोल हमें अपने व्हीकल चलाने के लिए ज़रूरत है, कोई जनरेटर लगा है उसको चलाने के लिए ज़रूरत है, जबकि चाय हमें पीनी है और ये एक इवनिंग और मॉर्निंग ड्रिंक टाइप है, ठीक है। तो दो ऐसे गुड्स ही हमेशा हम यूज़ कर रहे होंगे जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हो सकें। तीसरे पे आते हैं। तीसरा असम्पशन हमारा क्या है, क्या चीज़ हम मान के चल रहे हैं कि जो कंज्यूमर का प्रेफरेंस है वो इन गुड्स के लिए वेल डिफाइंड है, मतलब कि वो बदलता नहीं है। कौन से दोनों गुड्स में से कौन से की ज़्यादा क्वांटिटी उसे चाहिए है, किसको ज़्यादा प्रेफर करता है। साथ ही साथ आम भाषा में कहा जाए तो जब उसे वो कम मिलता है तो उसकी डिज़ायर उसके लिए बढ़ती है, और वही जब उसके पास ज़्यादा होता है तो उसकी डिज़ायर उसके लिए घट जाती है ना। ऐसा होता है ना जनरली। हमें जब कोई चीज़ चाहिए होती है और उसकी क्वांटिटी हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाती है तो हमारी डिज़ायर घट जाती है। अब आपको 4 सेब चाहिए हैं, तो जब आपके पास 0 सेब होंगे तो आपको सेब बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। जब आपके पास 3 हो चुके होंगे तब चौथे के लिए तो उतनी डिज़ायर नहीं रहती, ठीक है, जितनी पहले थी। मोर ऑफ अ गुड ऑलवेज गिवन मोर सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जब वो 3 से 4 बढ़ा तो आपका सेटिस्फैक्शन बढ़ा नहीं, ऐसा नहीं। तो ये भी हम मान के चल रहे हैं कि जितना ही ज़्यादा किसी गुड की क्वांटिटी होगी तो कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन भी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं, मोनोटोनिक प्रेफरेंस फॉर अ गुड। फिर
आता है द कंज्यूमर इज रेशनल। ये तो हमारा वहां पे भी assumption था कि वो हमेशा अपनी सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने की ओर जाना चाहता है, ठीक है, वो रेशनल है, ना ही वो कंजूस है, ना ही वो फिजूल खर्ची करता है। इंडिफरेंस सेट एंड इंडिफरेंस कर्व, देखिए जैसा कि पीछे भी था, हमने देखा था कि टेबल भी थी, ग्राफ भी था। पीपीसी के लिए एक टेबल बनाई गई थी कि क्या क्या पॉसिबल हो सकता है कॉम्बिनेशन जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। आगे भी आप कई चैप्टर्स में जब भी ग्राफ बनाओगे तो आपको उसकी टेबल भी मिलेगी। वही यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व का जो टेबल है उसको बोल दिया गया है इंडिफरेंस सेट, ठीक है। मतलब कि इन्होंने ए बी सी डी कॉम्बिनेशन लिए हैं। ये कॉम्बिनेशन जो है माना जा रहा है कि सेम सेटिस्फैक्शन देते हैं कंज्यूमर को, ठीक। और ये सारे ही सेट कॉम्बिनेशन क्या है, एप्पल्स और ऑरेंजेस के हैं। जब कंज्यूमर को एक एप्पल और 10 ऑरेंज मिलते हैं तब भी वो अच्छा खासा सेटिस्फाइड होता है। जब उसको 2 एप्पल और 7 ऑरेंज मिलते हैं तब भी वो उतना ही सेटिस्फाई होता है। जब 3 एप्पल और 5 ऑरेंज मिलते हैं या जब 4 एप्पल और 4 ऑरेंज मिलते हैं, इन सारे केस में वो काफ़ी हद तक सेटिस्फाई रहता है और इक्वली सेटिस्फाई रहता है। अब यही कॉम्बिनेशंस के अक्रॉस जब वो जा रहा है तो चूंकि वो इनडिफरेंट है, उसका जो नेचर है, उसका जो बिहेवियर है, उसके जो सेटिस्फैक्शन है वो बदल नहीं रहा, सेम रह रहा, इसीलिए इसको इंडिफरेंस सेट कहा गया है। या आगे जो इससे कर्व क्रिएट होगा, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगा इसका, तो उसको इंडिफरेंस कर्व कहा जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, देखिए पीछे जब हम यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ रहे थे, है ना, तब भी हम देख रहे थे कि एक बार आपको ले ही चलता हूँ मैं जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। हमने यहाँ पे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ बनाया था, ठीक है। और इन ग्राफ्स के कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज थी, ठीक। यहाँ पे इनका क्या था, एक रिलेशनशिप भी देखने को मिला था हमें। कुछ एजम्पशंस थे हमारे, जिसमें रेशनल कंज्यूमर होना भी एक एजम्पशन था, ठीक। इसकी भी हमारी एक टेबल थी, ग्राफ था, ये देखिए टी यू और एम यू का ग्राफ। फिर इस ग्राफ में कुछ रिलेशनशिप थी। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारा सब कुछ चल रहा है इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस में भी, ठीक है। बस फर्क ये है कि हमारे अप्रोच दूसरा है। वहां पे हम यूटिलिटी के थ्रू जा रहे थे कि कंज्यूमर को किसी कमोडिटी से कितनी यूटिलिटी मिलती है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, 1 यूटिल्स 2 यूटिल्स एक्सेट्रा, हम उसमें जा रहे थे। उस तरह से हम पहुंचे थे कि कंज्यूमर भाई कौन सी सिचुएशन ऐसी है जो इक्विलिब्रियम यानी उसके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की है प्लस अटेनेबल है। अब यहाँ आईसी एनालिसिस की खास बात यह है कि ये बहुत ही बेहतर अप्रोच पे जा रहा है, ऑर्डिनल अप्रोच, जो कि ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि ऑर्डिनल अप्रोच ही बेहतर है, यूटिलिटी को हम गिन नहीं सकते। हमने यूटिलिटी चैप्टर में लास्ट में यही पॉइंट देखा था, सबसे लास्ट पॉइंट, कि यूटिलिटी एनालिसिस वहाँ फेल हो जाती है जहाँ पे हम ये देखते हैं, ये जान पाते हैं कि भाई प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है नंबर्स में लाना सेटिस्फैक्शन को, ठीक। अब जैसे वहां पे फीचर्स थी, प्रॉपर्टीज थी, पीपीसी के भी फीचर्स थे, प्रॉपर्टीज थे, आगे भी आप बहुत सारे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे चीजों के, उनके भी अपने प्रॉपर्टीज होंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज जो आईसी की हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सारे फीचर, सारे प्रॉपर्टीज आपको याद होने बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए मैं आपको शॉर्ट में सारे समझाने वाला हूँ, वहां पे भी आपको सारे शॉर्ट में लिखना है, लेकिन जरूरी ये है कि आपके 5-6 जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो सब आपको याद हो, ठीक है। जैसे पहला, आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड। देखिए पीपीसी की तरह ये भी क्या है, लेफ्ट में ऊपर है, मतलब जब आप ग्राफ के लेफ्ट पोर्शन को देखते हो तो ये ऊपर होता है, और जब राइट पोर्शन को देखते हो तो ये नीचे होता है। पीपीसी कैसा था, ऐसा था, लेकिन वहां भी यही था कि लेफ्ट पोर्शन ऊपर था और राइट पोर्शन नीचे था। तो आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड ये एक बहुत जरूरी चीज है। ये प्रॉपर्टीज आपकी पीपीसी की भी पूछी जा सकती है और आईसी की भी पूछी जा सकती है, अक्सर ऑल्टरनेटिवली एग्जाम में आती है। दूसरा क्या है, आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। देखिए पीपीसी क्या था, ओरिजिन के प्रति कॉन्केव था, यानी इसका मुंह ओरिजिन की तरफ खुला हुआ था। लेकिन आईसी क्या है, ये पीपीसी हो गया, लेकिन आईसी क्या है,
आईसी का मुंह बाहर की तरफ खुला है, यानी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। ठीक है। अच्छा, पीपीसी और आईसी में कंफ्यूज मत होइएगा, ये यूटिलिटी एनालिसिस के लिए नहीं है। यूटिलिटी एनालिसिस के लिए टीसी और सॉरी यूटिलिटी एनालिसिस के लिए टीयू और एमयू ग्राफ्स थे। ठीक है। पीपीसी हमारा क्या था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का था। तो आईसी क्या होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि एमआरएस घट रहा है। आपने ध्यान दिया होगा कि एमओसी जो था, जो कि हमारा पीपीसी के केस में हम पढ़ रहे थे, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना, वो हमारा बढ़ रहा था, यानी कि हर नेक्स्ट यूनिट पे वो बढ़ जाता था जब हम यूटिलिटी एनालिसिस पे थे। जबकि एमआरएस क्या है, ये घटता है। इसी वजह से ये ध्यान दीजिएगा, ये दोनों चीजें इस आपस में इंटररिलेटेड हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है। ये भी क्वेश्चन में 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आईसी कॉन्वेक्स क्यों है, या जो क्या कहते हैं कि आपका एमओसी है वो इंक्रीज क्यों होता है, एमआरएस डिक्लाइन क्यों होता है। तो देखिए, इसलिए डिक्लाइन होता है क्योंकि जब हम गुड एक्स की मोर एंड मोर यूनिट्स कंज्यूम करना चाहते होते हैं, या इसकी यूनिट्स बढ़ाना चाहते होते हैं, तो हमें गुड वाई को गिव अप करना पड़ता है, उसकी यूनिट्स घटानी पड़ती है। इसीलिए जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, वो क्या है, घटता है। भाई जैसे जैसे आप बढ़ाओगे, इसे घटाओगे, तो क्या होगा, जो एमआरएस हर स्टेज पे निकलेगा वो कम होता जाएगा। और चूंकि ये कम होता जाता है, इसीलिए जब इसे आप ग्राफिकली चेक करेंगे, देखिए यहाँ फिगर 4 में, कि यहाँ पे 1.5 वाई को हमने घटाया तो एक्स 1 ही बढ़ पाया। ठीक है। तो हमारा चेंज क्या आ गया, हमारे क्या आ गया, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स 1.5। फिर यहाँ हमने देखा कि 4.5 से 2.5 घट रहा है, पहुंच रहा है, यानी कि कितना हो रहा है, या 3 तक देख लीजिए, 1.5 घट रहा है 1.5, लेकिन ये कितना बढ़ जा रहा है, आपकी बार 2 बढ़ जा रहा है। ठीक। तो हम बार बार इसको अगर घटा रहे हैं, तो हम तो इसे तभी घटाएंगे ना जब हमें सामने वाले पे फायदा होगा। हम क्यों बार बार 1.5 यूनिट घटाएंगे, इसलिए कि यहाँ पे 1, फिर आधा, फिर थोड़ा ही फायदा हो, 0.25, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऑफकोर्स इसकी यूनिट्स और बढ़ेंगी, तभी हम इसे घटाना चाह रहे होंगे। तो इसीलिए हमारे हमेशा बढ़ता चला जाता है, ओ सॉरी घटता चला जाता है। ठीक। यानी कि डेल्टा वाई जो है डेल्टा एक्स के कंपैरिजन में उतना नहीं चेंज हो रहा होता है, और यही कारण है कि इसका कर्व ऐसा कॉन्वेक्स बनता है ओरिजिन की तरफ। अगर ये वाइसे वर्सा होता है, बढ़ रहा होता, तो कर्व ऐसा बनता। ठीक है। थर्ड क्या है, इस देखिए, ये सारे पॉइंट्स याद रखिए आप। ठीक। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं एक साथ, कि आईसी की प्रॉपर्टीज बताइए, तो आपको ये सारी बतानी है। आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड, आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एमआरएस, डिक्लाइनिंग एमआरएस। ठीक। हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जितना ही आईसी बाहर की तरफ बनता जाएगा, उतना ही ज्यादा आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो क्या होगा, बढ़ रहा होगा, ऐसा दिखाया जाता है। क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि आप कोई भी पॉइंट उठा लो, उसमें या तो एक्स या तो वाई या तो दोनों ही ज्यादा होंगे पिछले पॉइंट से। देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स आपका के पॉइंट तक है, यहाँ पे क्या है, हायर आईसी में एक्स ज्यादा है, यहाँ पे एल पॉइंट तक है, और यहाँ पे वाई क्या है, थोड़ा ज्यादा है। तो इस पॉइंट में क्या हो गया, दोनों बढ़ गए। एस पॉइंट में क्या है, गुड एक्स गुड वाई उतना ही है, लेकिन गुड एक्स बढ़ गया है काफी ज्यादा। तो ऐसा होता है, इसीलिए आपको कोई भी गुड घट नहीं रहा, तो आपका जो सेटिस्फेक्शन होगा बढ़ ही रहा होगा। तो इसीलिए हायर आईसी मीन्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अच्छा, आईसीज डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर, ऐसा कहा गया था पहले, ये प्रूव भी हो जाता था। अब क्या कहते हैं कि इसके कोई लॉजिकल वो प्रूव्स नहीं रह गए हैं, लेकिन हम इसे ग्राफिकली फिर भी जान सकते हैं, जैसे कि हमेशा से जानते आ रहे थे। क्या? हाँ, वो ये कि मान लीजिए, पहले एज्यूम उल्टा करते हैं। देखिए मैथ्स में भी ऐसा कई बार होता है कि हम रिवर्स एजम्पशन करते हैं, ताकि हम सही पॉइंट तक, सही प्रूविंग तक पहुंच पाए। कि हमने पहले मान ही लिया कि दो आईसी हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो कुछ ऐसे बन सकते हैं जैसे आपके सामने एक ग्राफ दिख रहा है। ठीक। अब देखिए, यहाँ पे एक ए कॉम्बिनेशन है जिसमें
ये इंटरसेक्ट हो रहा है, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि गुड वाई और गुड एक्स की कुछ फिक्स्ड क्वांटिटीज हैं जो दोनों ही आईसी में है। ठीक, यानी कि कंज्यूमर सेटिस्फाई हो रहा है गुड वाई की इस क्वांटिटी और गुड एक्स की इस क्वांटिटी को एक साथ पाने में। अब बताइए जब वो शिफ्ट होगा ए पॉइंट से बी पॉइंट में आईसी वन के केस में, तो वो कहेगा कि भाई हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यानी गुड वाई को इतना सैक्रिफाइस कर रहे हैं ताकि गुड एक्स हमें इतना मिल पाए। लेकिन वहीं आईसी टू में क्या है, ये इतना ही घट रहा है, गुड वाई उतना ही घट रहा है, लेकिन जो आपका गुड एक्स है वो ज्यादा लेने को तैयार हो पा रहा है, तभी वो सेटिस्फेक्शन पूरा माना जा रहा है। तो बताइए दो ऐसे कॉम्बिनेशन जिसमें वाई उतना ही कम हुआ लेकिन एक्स अलग अलग बढ़ा, क्या इसमें सिमिलर सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसको, कंज्यूमर को? नहीं। हमने अभी ऊपर देखा था कि ये हमेशा माना जाएगा कि रेशनल कंज्यूमर जितना ही ज्यादा क्वांटिटी उसको मिलती है उसकी सेटिस्फेक्शन कुछ ही बढ़े लेकिन बढ़ता जरूर है। तो यहाँ पे तो दोनों में सेम सेटिस्फेक्शन उसको हो नहीं सकता कि वाई की सेम क्वांटिटी और एक्स के दो अलग अलग क्वांटिटी, इसीलिए आईसी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक, ये इंटरसेक्शन हमारा गलत माना गया, गलत प्रूव हो गया। आईसी डज नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आईसी कभी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को भी नहीं टच करता। क्यों? क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों गुड उसको मिल रहे हैं तभी वो जो है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसको मिल रहा है। अब कोई एक गुड, अगर ये आईसी कहीं जीरो पे टच हो गया तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई एक गुड जीरो हो गया। देखिए गुड वाई यहाँ पे जीरो हो रहा है, तो कोई एक गुड जीरो होने से भी उसे उतना ही सेटिस्फेक्शन मिले ये जरूरी नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आईसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो इंडिफरेंस कर्व है वो कभी भी टच नहीं होता किसी भी एक एक्सिस को। अब आती है कंज्यूमर बजट या बजट लाइन। देखिए इतने आपके 5 पॉइंट थे, मैंने आपसे कहा था 5 या 6 होते हैं, 5 पॉइंट आपके थे कि आईसी आईसी इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज के बारे में। अब चलते हैं कंज्यूमर बजट यानी कि बजट सेट और बजट लाइन पे। क्यों हम यहाँ आ रहे हैं? देखिए यूटिलिटी एनालिसिस पे भी हमने यूटिलिटी पूरा समझा, लेकिन क्या हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उससे मिल गया? नहीं, हमें जरूरत पड़ी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। वैसे ही यहाँ पे आता है हमारा कंज्यूमर की बजट लाइन, यानी कि उसकी अपनी गिवन इनकम, जो कि मान लिया यहाँ पे हमने 60 रुपीज है, और दोनों गुड्स के प्राइस जो कि मान लिया 2 और 1 है, ठीक है, पर यूनिट। उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो वो खरीद सकता है, जो अटेनेबल है उसके लिए, वो हम बनाते हैं। देखिए 60 रुपीज में अगर हम सिर्फ गुड 2 खरीदें तो 60 पीस आ जाएगा क्योंकि 1 रुपी का है, लेकिन सिर्फ गुड 1 खरीदें तो 30 पीस आ जाएगा। उस केस में दूसरा पार्ट जीरो होगा। ठीक, फिर और इन्होंने कॉम्बिनेशन वाले कि अगर हम 20 पीस से खरीदे तो देखिए 20 2 ज़ा 40, अभी भी 20 रुपए के बचे तो 20 20 हो गए यहाँ पे। ठीक, 1 रुपए में 20 पीस ही आ गए। फिर ये 2 रुपए का है, 10 × 2, 20 रुपए यहाँ खर्च हुए, 40 रुपए बचे तो ये 40। ऐसे हमने 4 5 कॉम्बिनेशन बना लिए। 3 भी बनाएंगे तो भी बहुत होगा, मैं तो कहता हूँ 2 भी बनाओगे तो भी बहुत बहुत होगा। अगर आपको डेटा केवल 2 का भी दिया है तो भी लाइन बन सकती है। ठीक है, कैसे? आप उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दोगे। ये आपने पॉइंट बनाए और ये स्केल से सीधी लाइन खींच ली। बजट लाइन हमेशा सीधी होती है क्योंकि जितना ही रुपए से सब्सटीट्यूट हो रहा होता है गुड टू, उतने ही रुपए से गुड 1 आ रहा होता है। ठीक है, कोई भी एक गुड आप जितने रुपए से घटाओगे दूसरा उतने ही रुपए से आएगा, तो इसीलिए इसका स्लोप एकदम सीधा होता है, इसमें कोई वो नहीं होता। ठीक, ये हो गई बजट लाइन, प्राइस लाइन कंज्यूमर की, इसे इनकम लाइन भी कहते हैं कहीं कहीं। ठीक, क्योंकि ये इनकम बेस्ड है, क्योंकि ये गुड्स के प्राइस पे बेस्ड है, या कहा जाए कि कंज्यूमर के बजट पे बेस्ड है, इसीलिए इसको ये सब नाम दिए गए हैं। अब इस लाइन के अंडर वो कितनी भी चीजें खरीद सकता है, कम भी या पूरी इनकम भी खर्च कर सकता है, तो ये सब फीजिबल या अटेनेबल कॉम्बिनेशन है। लेकिन इसके बाहर कोई भी कॉम्बिनेशन वो नहीं खरीद सकता क्योंकि उसकी इनकम खत्म हो जाएगी उससे पहले ही, इसीलिए नॉन फीजिबल या नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन हो गया। अब हम पहुंचेंगे किस पे? देखिए स्लोप अगर कोई कहे तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, जैसे पीपीसी का था, जैसे आईसी का था कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यही स्लोप था पीपीसी का, यही स्लोप था आईसी का, यही स्लोप आपका बजट लाइन का भी है। ठीक है, स्लोप का मतलब ही यही होता है कि एक के चेंज होने से दूसरा कितना चेंज हो रहा है, उसका रेशियो आपका स्लोप कहलाता है। हम्म, क्यों स्लोप निकाला गया? ताकि हम इसे
मैथमेटिकली भी निकाल पाए बिना ग्राफ के भी। इवन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी अभी आगे आपको पता चलेगा ऐसा कैसे हो पा रहा है। अच्छा, बजट सेट कब बदलता है, यानी कि बजट लाइन शिफ्ट हो सकती है या रोटेट हो सकती है कब कब? जब, देखिए शिफ्ट तब होगी जब आपका बजट बढ़ जाए या घट जाए, तो वो राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। ठीक, ये देखिए शिफ्ट इन बजट लाइन, जब आपकी इनकम बढ़ी 60 से 120 रुपए हो गई, तो इधर भी आप 120 रुपए तक का सामान खरीद पा रहे थे, जो 2 रुपए में मिल रहा है वो भी आप 60 यूनिट तक खरीद पा रहे थे 120 रुपए का। घटी, मान लीजिए 30 रुपए हो गई, तो यहाँ भी 1 रुपए वाली चीज आप 30 यूनिट ही खरीद पा रहे हैं केवल, और यहाँ भी 15 यूनिट ही खरीद पा रहे हैं। तो पूरी पूरी लाइन आउटवर्ड इनवर्ड शिफ्ट हो रही है जब आपकी इनकम चेंज हो रही है। लेकिन रोटेट कब हो रही है, देखिए ये एंगल इसका बदल रहा है, यहाँ पे ये इसका एंगल बदल गया। ठीक, यहाँ से अगर आप एंगल देखोगे तो अलग है, यहाँ पे जो अगर एंगल देखोगे तो अब अलग है। क्यों अलग है? ये रोटेट हो रही है लाइन, ठीक है, टर्न हो रही है इस तरफ बाहर की तरफ। यहाँ पे देखिए क्लॉकवाइज टर्न हो रही है, यहाँ पे देखिए एंटी क्लॉकवाइज टर्न हो रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि प्राइस चेंज हो रहा है केवल एक का, आपकी इनकम और दूसरे गुड का प्राइस सेम है। ठीक, तो ऐसे केस में बजट लाइन रोटेट होती है। अब आती है बात कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। भाई अभी हमने देखा कि आईसी इंडिफरेंस कर्व, ऐसा कर्व जिसके सारे कॉम्बिनेशन के अराउंड अक्रॉस कंज्यूमर क्या है, इनडिफरेंट है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे उसे उस लाइन में से कोई सा भी कॉम्बिनेशन मिले, बस ये तय है कि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसको देता है। जो सा भी कॉम्बिनेशन आप उठा लीजिए आईसी में से, कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी तरफ हमने देखा नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, वो क्या था, बजट लाइन या प्राइस लाइन, यानी कि कंज्यूमर के बजट में और दोनों प्राइसेस, जो दोनों गुड्स हैं उनके प्राइसेस के चलते कौन कौन से कॉम्बिनेशन अटेनेबल हैं। ठीक है, एक हो गई आपकी बजट लाइन और एक हो गया आपका आईसी। अब जो ऐसा पॉइंट होगा जो उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तो दे ही रहा होगा, क्योंकि वो पॉइंट आईसी पे होगा, साथ ही साथ वो पॉइंट बजट लाइन पे होगा, इसीलिए वो अटेनेबल भी होगा। तो वही पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी कि MRSXY स्लोप ऑफ IC इज इक्वल टू PX/PY स्लोप ऑफ प्राइस लाइन एंड बजट लाइन। जैसा कि मैंने आपको ऊपर कहा था कि PX/PY ये स्लोप काम आएगा, MRSXY भी काम आ गया आपका। ठीक है, क्योंकि जहां ये दोनों इक्वल है वही पॉइंट आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक, IC इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, प्रॉपर कॉन्वेक्स होता है, जहां पे ओरिजिन है उसके प्रति जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है वहां से प्रॉपर कॉन्वेक्स होता है। देखिए ये पॉइंट उतना कॉन्वेक्स नहीं है, ना ही ये पॉइंट उतना कॉन्वेक्स है, लेकिन ये हाईली कॉन्वेक्स है। ठीक, ये देखिए आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिल गया हमें। अब ये जो ई पॉइंट है आपका, जिसमें 30 यूनिट्स ऑफ गुड वाई है और 15 यूनिट ऑफ गुड एक्स है, ये हमारे प्राइस के अकॉर्डिंग भी फिट बैठ रहा है। ठीक है, और हमारे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी दे रहा है। ठीक, रेशनल बिहाइंड कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि जो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हैं उसके पीछे क्या समझ है ना, ये हमें जानना है। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए MRSXY PX/PY के बराबर है, यानी कि स्लोप ऑफ IC स्लोप ऑफ प्राइस लाइन के बराबर है। अब IC और प्राइस लाइन टेंजेंट है ईच अदर के, दोनों ही उस पॉइंट से गुजर तो रही है बट दोबारा कहीं कट नहीं कर रही, वो एक बार ही टच कर रही है। उसे क्या बोलते हैं, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा 9th-10th में, ट्रिग्नोमेट्री में टैंजेंट, सर्कल्स में भी पढ़ा होगा आपने, टैंजेंट लाइन। जब कोई सर्किल है उसको लाइन बस छू के निकल जा रही है, देखिए हमारी लाइन छू ही नहीं पाती, क्या बताओ, ये एक लाइन है, इसको छू के निकल जा रही है, ना 2 बार कट कर रही है ना इसके दूर उससे बिना टच हुए जा रही है, तो उसको टैंजेंट पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए हम एक इरेजर उठाते हैं आपका और इतना गायब कर दें आपका, ठीक, तो क्या बन गया, ये लगभग आईसी और बजट लाइन की तरह हो गया, एक कर्व है और एक लाइन है, टैंजेंट है। ठीक, तो हमने मान लिया एक इलस्ट्रेशन को देखते हुए, ठीक है, कि लेट कर लिया कि MRSXY 2:1 है। ठीक, यानी कि जब भी जो है 2 यूनिट गुड वाई की जाती है तो 1 यूनिट गुड एक्स की कंज्यूमर लेने को तैयार हो जाता है, वो 2 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा है एक के लिए। ठीक, तो यानी कि गुड एक्स का प्राइस और गुड वाई का प्राइस, टोटल प्राइस, यानी कि जब 2:1 के रेशियो में होगा
तब हम कंज्यूमर जो है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो प्राइसेस हैं वो कहाँ पे, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके, मतलब कितनी कितनी यूनिट्स हम एक्स और वाई की खरीद रहे हैं अपने बजट में, जब टोटल प्राइस एक्स का और वाई का 2:1 हो जा रहा है। जहाँ पे भी ऐसा हो जाएगा वहीं पे क्या होगा, हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। एक और इन्होंने केस दिया हुआ है कि आईसी इज कॉन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, आईसी जो है ओरिजिन के प्रति कॉन्वेक्स होना चाहिए, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी जो दोनों कमोडिटी से आ रही है वो घटती है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा उसे कंज्यूम करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि हम स्टेबल इक्विलिब्रियम पे तभी पहुंच सकते हैं जब दोनों ही क्वांटिटीज को हम यूज कर रहे हो, ऐसा ना हो कि एक ही हो एक्सट्रीम में। ठीक है, जैसा कि आईसी के एंड पॉइंट्स पे आपने देखा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि क्या कह रहे हैं, कैन एन इक्विलिब्रियम एवर बी रीच व्हेन एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी ऑफर्स मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन? नॉट। हाँ, ये भी बात सच है कि देखिए आपने मार्जिनल यूटिलिटी ऊपर भी पढ़ा था, आपको पता था कि ऐसा नहीं होता है कि हम किसी भी एक गुड की वो जो क्वांटिटी है वो बढ़ाते चले जाएं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होता ही चला जाएगा, बिल्कुल भी नहीं है। जबकि ये भी है कि पहला जो होता है मार्जिनल यूटिलिटी पहली यूनिट से वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जब आपका ये आईसी कर्व में आप एक्सट्रीम पोजीशन पे जाओगे, चाहे यहाँ चाहे यहाँ, तो आप देखोगे कि एक गुड आपने कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीमली कंज्यूम किया हुआ होगा और दूसरा अपने शुरुआती जगह पे होगा, या हो सकता हो जीरो हो। तो क्या तब आप हाईली सेटिस्फाई होगे? नहीं होगे। तो इसीलिए माना जाता है कि इन पॉइंट्स पे ही जो है, जो मिडल एरिया के पॉइंट्स है जहाँ पे आईसी पूरी तरह से कॉन्वेक्स है, वहीं पे ही आपको पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मिलेगा हमेशा। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म होता है। अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का 11 प्लस का होगा, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, एक बार चैप्टर का नाम देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। देखिए जितना भी ये सब न्यूमेरिकल पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये जो मैं स्किप करता जा रहा हूँ यहाँ पे, बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं लेकिन ज़रूरी हैं। तो ये सब मैं आपको न्यूमेरिकल पोर्शन में पढ़ाऊंगा। न्यूमेरिकल पोर्शन कब अपलोड होगा, थियोरेटिकल पोर्शन कब अपलोड हुआ, ये सब आपको शॉर्ट वीडियोस में, एक शॉर्ट वीडियो आपका है केवल और केवल शेड्यूल को लेके, उसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, थ्योरी ऑफ डिमांड बहुत ही उम्दा चैप्टर है ये। मतलब इकोनॉमिक्स का आपको मज़ा आ जाएगा जब आप थ्योरी ऑफ डिमांड, फिर थ्योरी ऑफ सप्लाई, ये सब पढ़ोगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या मार्केट इक्विलिब्रियम या प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ये सब क्या क्या होते हैं। देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लगभग आपने समझ लिया है, इस डिमांड सप्लाई के थ्रू आप पहुंचोगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे, और लास्ट में मार्केट फोर्सेस से आप पहुंचोगे मार्केट इक्विलिब्रियम पे। ये पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ हम इकोनॉमिक्स जानते हैं। आप किसी से कह पाओगे कि भाई इकोनॉमिक्स में आप हमसे कुछ भी बेसिक चीज़ पूछ लो, हम आपको बता सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर अगले वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।